हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल thenewabcd.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश। देखिए, जनरल इंग्लिश, ये डायरेक्शन दिया हुआ है और इसमें से इसका मीनिंग चूज करना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या होगा सही। तो टू रीड बिटवीन द लाइन, तो इसका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर। मतलब क्या होता है, रहस्य जानना, मतलब कि छुपी हुई बातों का रहस्य जानना। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये है ना, ये कॉमा के बीच में इसका बताना है सुटेबल या करेक्ट। तो गिव अप है तो गिव अप छोड़ देना, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, तो लीव। क्या हो जाएगा, लीव। नेक्स्ट, द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए ट्रक, मतलब ट्रक ने उसको नॉक डाउन किया, मतलब धक्का मार दिया, कुचल कर चला गया। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉश्ड नहीं, रिमूव्ड नहीं, क्रश डाउन। क्या हो जाएगा, क्रश डाउन। नेक्स्ट, वन शुड नॉट मेक इनरिलेवेंट रिमार्क्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, मीनिंगफुल, नॉट वेइंग टू द पॉइंट होगा। क्या होगा, सी, नॉट वेइंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट, सरदार पटेल वाज आयरन मैन, तो मतलब आयरन मैन, सरदार पटेल क्या थे, आयरन मैन, लौह पुरुष थे। ऐसा उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि एक वो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, जो वो कहते थे वो करते थे। तो क्या हो जाएगा, लिबरल मैन, एंग्री मैन, नॉट कैरिंग, हो जाएगा ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, तो बी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका चारों में से एक टाइटल देना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए अनमैरिड मैन, अनमैरिड मैन को क्या बोलते हैं, तो बैचलर। नेक्स्ट, एनिमल डैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, उसको क्या कहते हैं, वह जानवर जो जमीन और पानी दोनों पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो सी, एम्फीबियस। नेक्स्ट, ये सी है। नेक्स्ट, ए थिंग विच इजली कैचेस फायर, मतलब कि कोई वस्तु जो आसानी से आग पकड़ ले, तो उसको क्या कहेंगे, वाइली कहेंगे, इम्पेशेंट कहेंगे, इनफ्लेमेबल कहेंगे, फ्लोरोसेंट कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट, एनिमल डैट फीड ऑन ग्रास, मतलब कि जानवर जो ग्रास खाकर जीवित रहता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डी, ग्रामनीवोरस। नेक्स्ट, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो मतलब प्रथा, कस्टम मतलब प्रथा, कस्टम ऑफ मेनी हैविंग मेनी वाइफ्स, तो क्या हो जाएगा, किसको कहते हैं, तो पॉलीगैमी को। नेक्स्ट, ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, ये चार ऑप्शन में से। एट द लास्ट एल टू द टेम्पटेशन, तो एट द लास्ट एल्डेड टू हो जाएगा, टू द टेम्पटेशन। नेक्स्ट, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा, वर्क हार्ड, अदरवाइज, लेस्ट, और या एल्स। अदरवाइज ये लग रहा है जैसे धमकी देना, अदरवाइज वरना, और या नहीं होगा, एल्स इसके अलावा, तो क्या हो जाएगा, लिस्ट। क्या हो जाएगा, लिस्ट। वी सेल्ड द रिवर, वी सेल्ड डैश द रिवर इन, ऑन, एट, डाउन, तो क्या हो जाएगा, नदी में रवाना होना, नदी पर रवाना होना, तो क्या हो जाएगा, नदी, डाउन, नदी के साथ रवाना होना या नदी के अंदर रवाना होना। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन है,
द मीनिंग वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन, मतलब इसका अपोजिट बताना है, इसका काइंड का। तो काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूएल। नेक्स्ट, इसका अपोजिट बताना है इस बार, हैप्पी का। हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। नेक्स्ट, अब हिंदी। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, तत्सम नहीं, तद्भव शब्द कौन सा है? तो बताइए। तद्भव किसको कहते हैं? जो संस्कृत से जो ना लिया गया हो। तो चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थी, ये सब सारे संस्कृत के शब्द हैं और 14 संस्कृत के शब्द नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। इस बार तत्सम को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? हंसी, कपूर, आम। तो क्या हो जाएगा? ओज। ये सब सारे तत्सम है, सॉरी तद्भव है ये सब सारे, और ये तत्सम है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। नेक्स्ट, दारा का अर्थ क्या है? दारा का अर्थ क्या होता है? बहन, माता, पुत्री, पत्नी। तो क्या होता है? पत्नी। नेक्स्ट, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन है इनमें? तो ये सी, ड और ढ। इनमें महाप्राण ध्वनि कौन है? महाप्राण ध्वनि ये बी। क्या है महाप्राण ध्वनि? उसको कहते हैं दूसरे नंबर और चौथे नंबर पे जो आता है उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। जैसे खा, घा को कहेंगे, का को नहीं कहेंगे, ना गा को कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का मतलब उचित चिन्ह को भरे। तो आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, तो कौन सा चिन्ह होगा बताइए? तो ये चिन्ह होगा। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? मतलब रामचरितमानस जो है वो किस शैली में लिखा गया? दोहा चौपाई शैली, वर्वे शैली, भसंवै शैली, ABC तीनों। तो कौन सा हो जाएगा? दोहा चौपाई शैली। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब संस्कार शब्द है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है, बताइए। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? मतलब किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो बताइए। तो जैसे जन्म, तो आजन्म इसमें है। गमन, आगमन है। कर्षक, आकर्षक है। आदरणीय, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इसमें बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। तो दशक, पराजय, देखो इसमें है जय, पराजय, परा जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप चुने। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये चारों ऑप्शन में ये आपको चुनना है। तो बताइए। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो क्या है? अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? मतलब बहुवचन में चिड़िया शब्द को किस तरह लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बहुवचन में चिड़िया किस तरह लिखा जाएगा? एक ऐसे लिखा जाएगा। हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया। अब आ गया क्या? रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग आ गया, इसको पढ़ना है।
छह व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विजय जो है सुधीर की बाईं ओर बैठा है। विजय जो था सुधीर की बाईं ओर बैठा था। अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो था सौरभ और राकेश के मध्य था। नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो देखिए ये डायग्राम मैंने पहले से बना कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सुधीर की बाईं ओर बैठा था और फिर क्या है पढ़िए, बाईं ओर बैठा था। अमर सौरभ और राकेश के मध्य बैठा है। देखिए अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य बैठा है। सौरभ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राकेश इधर ही भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। और नेक्स्ट बैठा है। नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। नीरज जो अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अब क्वेश्चन का आंसर देना है। विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? तो देखिए विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीरज। तो क्या आंसर हो जाएगा? नीरज। 31 के ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स। नीरज और विजय के मध्य कौन था? देखिए नीरज और विजय के मध्य कौन है? सुधीर। तो आंसर हो जाएगा सुधीर। मतलब देखो और आंसर टिक करो बस। नेक्स्ट, अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? देखिए अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? तो विजय। आंसर बस टिक करो, देखो और टिक करो। नेक्स्ट 34, विजय और अमर के मध्य कौन था? विजय और अमर के मध्य कौन था? देखो विजय और अमर के मध्य कौन था? तो विजय और अमर के मध्य सौरभ भी हो सकता है और राकेश भी हो सकता है। देखते ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। विजय और अमर के मध्य सौरभ, नीरज नहीं, सौरभ, राकेश और सौरभ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको क्या है, इसको पढ़ना है और मतलब लुप्त स्थानों को भरना है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ कर भरना, ये डायरेक्शन दिया गया है सिर्फ। तो देखिए आइए देखते हैं। पी कितना होता है? 16। यू कितना होता है? 21। बाई कितना होता है? 25। यहीं पर आप देखिए 16 5 21, 21 5 25, मतलब 5 5 का गैप है। तो फिर 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा। ज़्यादा पेंसिल बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, डी कितना पे आता है? 4 पे। ई कितना पे आता है? 5 पे। जी कितना पे आता है? 7 पे। तो मतलब +1 फिर +2, तो इस बार कितना होगा? +3। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 पे कौन सा होता है? जे। अब देखिए बी जे से कौन सा ऑप्शन है? तो बी जे से देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये टिक करिए, निकल जाइए। नेक्स्ट 36, देखिए यहाँ पे क्या है? KLZ। के कितना पे आता है? 11 पे, यहाँ डैश है। आइए Q 17, 11 छो 17, यहाँ छो का गैप है। और फिर 17 और फिर 20, टी 20 पे आता है। तो 17 20 कितना का गैप है? 3 का, मतलब यहाँ 3 का गैप, यहाँ छो का गैप, मतलब यहाँ भी 3 का गैप होगा, फिर यहाँ से यहाँ 3 का गैप होगा तब ना होगा। तो 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14। 14 पे क्या आता है? N। तो यहाँ पे N हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है? L। L कितना होता है? 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? और यहाँ पे कितना है? 16। P 16 पे आता है। तो क्या हो जाएगा कि P 16 पे आता है। और तो यहाँ पे फिर 2 होगा, यहाँ पर 4 का गैप है, तो यहाँ पर फिर +2 होगा, तो फिर N हो जाएगा। फिर ये है Z, और ये यहाँ कितना है? 24, मतलब ये 26 है और ये 24 है। कितना का गैप है? 2 का, -2 का, तो यहाँ पर -1 का गैप होगा, तो क्या हो जाएगा? 22। अब देखिए किस ऑप्शन में N N 22 है?
NM/NN ऑप्शन बी। टिक करो, निकल जाओ। नेक्स्ट 37 सी, सॉरी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये तो एकदम सिंपल है, देखते के साथ है आंसर, देखते के साथ है आंसर। बोलो कैसे? क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? उल्टा। सिंपल है। नेक्स्ट 38 देखो, 38 में क्या है? इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समझने का देर है। यहाँ पर देखो ETCIM, यहाँ पर देखो ETCIM मतलब वही लेटर्स है, सिर्फ आगे पीछे करके बनाया हुआ है। तो देखो ध्यान से देखो, ये IM यहाँ लास्ट होता है, तो IM से यहाँ शुरू होता है। यहाँ TC से लास्ट होता है, तो यहाँ CT से शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो लेटर से लास्ट हुआ है, यहाँ पर वो लेटर से शुरू हुआ है। तो देखो यहाँ पर ET से शुरू है, तो यहाँ पर क्या होगा? TE होगा पक्का। हाँ, ये बात तो मानते हो ना? ठीक। अब देखो क्या है? ETC, फिर देखो ETC, यहाँ पर देखो मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट दो लेटर है उसको आगे पीछे कर दिया है, और फिर ETC है, देखो ETC यहाँ पर भी है। और फिर देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको मतलब यहाँ पे लास्ट को ऐसा कर दिया, फिर देखो MIE हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? CIM। देखो यहाँ पर ये लेटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा CIM। तो CIMTE देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? नहीं, CIM नहीं, ये ICM है। CIM नहीं है, ओ यहाँ है D में। देखो CIMTE। देखो टिक करो, निकल जाओ। देखो टिक करो और निकल जाओ। देखो क्या है नीचे, ये सब डायरेक्शन है, ये पढ़ना है और उसको आंसर देना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट, ये सब भी उसी तरह का है सब, मतलब देखो टिक करो निकलो, देखो टिक करो निकलो, सब उसी तरह का है। देखो एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर 44, इसमें क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने घंटे बाद? 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है, मतलब जो अनाउंसमेंट होता है ना, वो हुआ कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व, मतलब 40 मिनट पहले एक ट्रेन छूटी थी। अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। 18 बजे बोले तो 6 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई? मतलब देखो नेक्स्ट ट्रेन 6 बजे छूटेगी, ठीक। तो 2.5 घंटे पर हर ट्रेन छूटती है, तो इसके पहले कितने बजे ट्रेन वहाँ से छूटी होगी? तो कितने बजे, इसमें से 2.5 घंटे घटा दो, तो कितने बजे? 3:30 बजे छूटी होगी, ठीक। 3:30 पर छुट्टी होगी, ठीक। तो 40 मिनट मतलब उद्घोषणा ये मान लो यहाँ पर हुई थी, ठीक। तो उद्घोषणा 40 मिनट बोला गया है उद्घोषणा में कि 40 मिनट पहले छूटा है, अब 6 बजे छूटेगा। तो 40 मिनट पहले छूटा है, तो मतलब 3:30 में छूटा था, तो 40 मिनट इसके बाद मतलब अब उद्घोषणा हो रहा है, तो इसमें 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बज जाएगा और 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 4:10। आंसर ये बहुत सिंपल है एकदम। अब देखो 45 नंबर, 45 नंबर में क्या कह रहा है? देखो 60 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, मतलब 40 लड़के तो 20 लड़कियां। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है। रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां, यदि उसके आगे 9 लड़के हो तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? तो 17 है, तो 9 लड़के उसके आगे है, तो कितना लड़की होगी उसके बाद? तो 9 8 17, मतलब 8 लड़की है, ठीक। और टोटल लड़की कितनी थी? तो 20, तो उसके बाद कितनी लड़की होगी? 12 12 8 20, सिंपल।
फिर नेक्स्ट इसी तरह का है कि सब सिंपल ही है, मतलब आप लोग बना सकते हो देख कर ही। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं जीके पे। तो 56 हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ की? तो दीन ए इलाही किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। हुमायूं नामा किसने लिखी? अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर कर देख सकते हो। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो बताइए हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम लिखी थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। देखिए वैशाली जिला था, लेकिन वहाँ जगह का जो नाम था स्थान का वो कुंडग्राम था। ठीक। कौन सा प्रथम वेद है? प्रथम वेद कौन सा है? आप सभी लोग जानते ही है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में, 1905 में। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि MK गांधी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड। बिहार मत मार देना, झारखंड। गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो RS टैगोर। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? ये करेंट है। बिहार का मुख्यमंत्री उस टाइम कौन था 2020 में? तो श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट 68 मिजोरम की राजधानी कौन है? तो बताइए मिजोरम की राजधानी कौन है? देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। तो आइजॉल। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो लखनऊ। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना गंगा नदी। अगर सोन नदी ऑप्शन में रहता तो सोन मारते, गंगा सोन दोनों रहता तो दोनों मारते। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल किस शहर में स्थित है बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अरे यार आगरा। नेक्स्ट गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। नेक्स्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं होता है, होता है। कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी किस राज्य में है? ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। तो बताइए बिहार में जो हमेशा यहाँ बाढ़ का कारण बनता है। नेपाल की राजधानी कौन है? तो काठमांडू। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट भारत का मुद्रा रुपया है तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट 78 मायोपिया आँख में होता है। मायोपिया जो है ये मायोपिया किसे कहते हैं? ये बीमारी का नाम है। ये बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? सॉरी मेनिंजाइटिस कहाँ होने वाला रोग है? तो ये मस्तिष्क में होता है मेनिंजाइटिस। कौन पृथ्वी का भाग है? पृथ्वी का भाग कौन है? तो ये भी है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, मतलब सभी है। ऑप्शन डी सभी होगा। अब बताइए 80 पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है। मतलब जैव मंडल में क्या क्या होता है? तो वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है, स्थलमंडल होता है, मतलब सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सभी, डी। नेक्स्ट पृथ्वी पर किसी स्थान के डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं कि तो कैसे, मतलब किस पृथ्वी पर किसी स्थान को
किस तरह से दर्शा सकते हैं? अक्षांश से, देशांतर से, मतलब दोनों से। जो गूगल मैप है वो आप सर्च करते हैं किसी लोकेशन को तो वो अक्षांश देशांतर के माध्यम से ही हम लोग को वो लोकेशन दिखाता है। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी कहाँ है? ये आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मतलब किस राज्य में हुआ था? बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था ये बताना है आप लोग को। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनैतिक दल के थे? मतलब जो दीनदयाल उपाध्याय है वो किस राजनैतिक दल के थे? तो कौन से दल के थे? तो जनसंघ दल के थे, जनसंघ। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो अग्नि की उड़ान नाम के पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये आप लोग को बताना है। तो कौन से? 356, 352, 56, 360, सभी लोग आप जानते ही होंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो बताइए कौन सा उपकरण जो है जो भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मतलब जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ओजोन परत संरक्षण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा गैस है? मतलब ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन से गैस का है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे माना जाता है ऑप्शन C। जकार्ता किस देश की राजधानी है? बताइए जकार्ता जो है किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में बताना है कि कौन सा समुद्र स्थित है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? अरब सागर। अगर बंगाल की खाड़ी पूछता तो पूरब में, अगर हिंद महासागर पूछता तो दक्षिण में, लेकिन पूछा तो ऑप्शन A। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? बताना है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? 95 का बताइए। तो 2010, ये नहीं मत मार देना 2009, RTE एक्ट 2009 में आया था लेकिन लागू हुआ 2010 से। नेक्स्ट, अब विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो चलिए बताइएगा आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में परेशानी ये होती है कि इसके चारों ऑप्शन सही होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, चारों में से बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। चलिए नेक्स्ट 96 देखते हैं। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? वित्त की कमी, अच्छी आधारित संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों की लगातार की कमी। मतलब कि सबसे बड़ी समस्या कौन है? तो ये सब की कमी नहीं, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। अगर विद्यालय में विद्यार्थी ही नहीं आएंगे तो टीचर किसे पढ़ाएंगे? दीवाल को या वित्त को? वित्त मतलब पैसा को नहीं ना, तो विद्यार्थियों की लगातार कमी होना, ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी विद्यालय की। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखने, ठीक। तो अधिगम सीखना होता है। सीखने हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? बताना है कि सीखने हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो अच्छी याददाश्त, अच्छी संप्रेरण क्षमता, सीखने हेतु कठिन परिश्रम या सीखने हेतु जिज्ञासा। तो अगर सीखने हेतु या जिज्ञासा ही नहीं रहेगा किसी बच्चा को तो वो सीखेगा या पढ़ेगा नहीं, तो D। नेक्स्ट,
कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, मतलब 98 में बताना है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लिखने का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना, अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो देखो, खेलों का आयोजन नहीं करना ये अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, मतलब कि अच्छे विद्यालयों का गुण नहीं है, मतलब अच्छे विद्यालयों में खेलों का आयोजन भी होता है, समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। बताना है कि भौतिक संरचना का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो खेल का मैदान है, भवन है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे डैश कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। शिक्षा की निःशुल्क संस्था, शिक्षा की बंद व्यवस्था, शिक्षा की संध्याकालीन संस्था, खुली शिक्षा की संस्था। तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइए कौन सा होगा 100 का। तो खुली शिक्षा की संस्था, इसे आप लोग। नेक्स्ट, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि होती है, मतलब कितनी होती है ये बताना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि तो इसकी 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट, एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। तो नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, दैहिक दंड पुरस्कार। बताइए 102 का। तो क्या होगा दैहिक दंड, मतलब कि मारपीट। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। बताइए, ये 25 क्वेश्चन रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। चलिए 103। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बी। जल्दी जल्दी करिए। विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो व्याख्यान, श्रुत लेखन, निर्देशित क्रियाएं या चित्र। तो क्या हो जाएगा निर्देशित क्रियाएं, जिसे टास्क कहते हैं। निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। 105 का बताइए। तो कक्षा व्याख्यान पाठ की क्रियाओं का सहगामी भाग नहीं है। किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 1 to 8, 1 to 10, 1 to 5। बताइए तो क्या हो जाएगा 1 to 5 सी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरह बढ़ाना है, मतलब कठिन से सरल, ज्ञान से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त। बताइए कौन सा होगा। तो ज्ञात से अज्ञात। अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और टीचर आपको बोले जो आप जानते हो वहाँ से स्टार्ट करें, तो आप लोग की रुचि बढ़ जाएगी उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष है। बताइए तो 4। विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण डैश है, मतलब बताना है इन चारों ऑप्शनों में कि अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण कौन सा है। तो बताइए, शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूरा ना हो पाना, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। तो सबसे बड़ा कारण ये है, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षक कौशलों में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। बताइए 110 का। बताइए तो क्या हो जाएगा ए, विषय वस्तु की दक्षता। नेक्स्ट 111, एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि का होता है। बताना है कि एक सेमेस्टर जो है कितनी अवधि का होता है।
तो क्या हो जाएगा सी 6 महीना। एक सेमेस्टर 6 माह का होता है। सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है, मतलब कि सीखने का तत्व कौन नहीं है सकारात्मक। सीखने वाले की अभिप्रेरणा करना, रुचि का सृजन करना, और ऑप्शन सी ऊपर है देखते हैं, तो बलपूर्वक नियंत्रण क्रियाओं का नियोजन। बताइए 113 का तो क्या हो जाएगा, रुचि का सृजन करना, बी। नेक्स्ट 113। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। जो विद्यालय में है एनसीसी किसके अंतर्गत आती है, तो बताइए। तो पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। सॉरी, ये इसमें ये नहीं होगा, 112 सृजन का क्रिया नहीं होगा, मतलब ये होगा। ऊपर नीचे था तो ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो गया। 112 का सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन साहित्य क्रिया नहीं है। 114 बताइए, साहित्य क्रिया इनमें से कौन नहीं है। तो निबंध लेखन है, वाद विवाद है, क्विज है, NSS ये साहित्य क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए। दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। बताइए, अगर आप एक टीचर होंगे, अगर कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करेंगे तो आप क्या करेंगे। तो आप तो मारेंगे, लेकिन मारना नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिव आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे, क्रियाओं में उसे संलग्न करेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें पॉजिटिव आंसर देना होता है। या मत लिख लीजिएगा आप लोग कि दंडित करेंगे, मारेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों की कमी। नेक्स्ट, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है। बताइए, इनमें से कौन जो है 3R का भाग नहीं है। पढ़ना, लिखना, अंकगणित, तो बोलना। नेक्स्ट, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। ब्रेल, संकेत भाषा, ब्रेल, ABC तीनों। बताइए, तो संकेत भाषा। नेक्स्ट, जो विद्यार्थी मूक बधिर, अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है। बताइए 119 का। विशिष्ट आवश्यकता, दिव्यांग, या देखिए एक सेकेंड, समावेशित उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो विशिष्ट आवश्यकता हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 120, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा पालन करना चाहिए। तेज सीखने वाले को पढ़ाना, माध्यमिक सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, ABC सबके साथ। तो क्या हो जाएगा, सबको साथ, D। ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।